शादी से पूर्व विनोद से पहली मुलाकात ने तनु के मन में कुछ ऐसी कड़वी यादें छोड़ दी कि सुहागरात के दिन तनु ने विनोद के सामने एक अनोखी शर्त रख दी। क्या थी वह शर्त और क्या विनोद उस शर्त को पूरा कर पाया? सुबह तनु जब विनोद के आगोश से खुद को छुड़ाकर बाहर निकली तो विनोद के प्रति उसके मन में बसी सारी भ्रांतियां भी इस प्यार की गर्माहट में पिघल चुकी थी और वह एक नई सुबह की किरणों की तरह नए जीवन के सपने बुनने लगी। वह यही सोच रही थी कि आखिर कैसे वह एक अनजाने से डर के कारण शादी के बाद भी पिछले 6 माह तक प्यार के इन सुनहरे लम्हों को नहीं जी पाई थी, क्योंकि सुहागरात के दिन ही उसने अपने पति विनोद को एक ऐसी शर्त में बांध दिया था और उसकी परीक्षा लेती रही। इस अनोखी शर्त में बंधकर दोनों इतने दिनों तक एक दूसरे का प्यार पाने के लिए तड़पते रहे। सुबह की बयार भी तनु के ज़हन में उमड़ रही लहरों को जैसे नई गति प्रदान कर रही थी और तनु की नैसर्गिक खूबसूरती में आज अजीब सी रौनक बढ़ाई थी, जो पिछले 6 महीने में पहली बार ही दिखाई दी। इन सुखद अनुभूतियों के साथ तनु उन कड़वी यादों के अतीत में खो गई जिनके कारण वह इतने दिनों तक एक घुटनभरी जिंदगी जीने को बाध्य हो गई थी। 2 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी तनु मम्मी पापा की सबसे दुलारी होने के कारण बचपन से ही उसे जो भाता वही करती। अपनी मस्ती भरी जिंदगी में कब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया, उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला। मजे से कट रही थी उसकी जिंदगी। आंखों का तारा जो थी वह अपने मम्मी पापा की, उसके मम्मी पापा उसे पलकों पर बिठा कर रखते, वह भी सब पर जान छिड़कती और उनके प्रति अपना हर फर्ज निभाती। हंसते खेलते जब उसने स्नातक की डिग्री अच्छे नंबरों से हासिल कर ली तो एक दिन मम्मी ने पूछा, आगे क्या करने का इरादा है बेटी? कुछ नहीं, बस यूं ही मस्ती करूंगी। मस्ती की बच्ची, मैं तो सोच रही हूँ कि तेरी शादी कर दूं। नहीं मम्मी, अभी नहीं। क्यों? अभी से ही मुझे अपने से दूर करने पर तुली हो। रुआसी सी सूरत बनाकर वह मम्मी की गोद में समा गई। तो फिर कर लो कोई नौकरी, नहीं तो पापा तुम्हारी शादी कर देंगे। उसके बालों को सहलाते हुए मम्मी बोली। नौकरी? ओके डन मम्मी, मैं आज से ही नौकरी की तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ। डिग्री में अच्छे अंक तो हैं ही, थोड़ी तैयारी करने पर नौकरी मिल ही जाएगी। उसने चहक कर कहा, तो फिर ठीक है, पर अगर 6 महीने में नौकरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारे पापा को मना नहीं कर पाऊंगी। मम्मी ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। मम्मी के जाते ही तनु सोच में पड़ गई कि अब इस समस्या से कैसे निपटे। अखबार में तो कई रिक्तियां प्रकाशित होती है, क्यों न किसी अच्छी नौकरी के लिए आवेदन कर दिया जाए। यही सोचकर उसने अखबार उठाया तो उसकी नजर रिक्तियां कॉलम में एक विज्ञापन पर पड़ी। जरूरत है राज्य सरकार में परियोजना सहायक की, आवेदक को स्नातक होना अनिवार्य है और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। यह देखते ही उसका चेहरा खिल उठा, क्योंकि उसने स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी, इसलिए उसने फौरन आवेदन कर दिया। कुछ ही दिनों में साक्षात्कार का बुलावा आया और वह पापा के साथ साक्षात्कार देने पहुंच गई। साक्षात्कार अच्छा हुआ और उसे उसके लखनऊ से दूर कानपुर में नौकरी की पेशकश की गई तो उसने फौरन स्वीकार कर लिया कि चलो कम से कम 1 से 2 साल शादी के झंझट से मुक्ति मिली। थोड़े ही दिनों में उसे नियुक्ति पत्र मिल गया और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें सोमवार से शनिवार तक तो नौकरी में निकल जाते, फिर आती एक दिन की छुट्टी। इसलिए शनिवार आते ही तनु सारा काम जल्दी जल्दी निपटाकर दोपहर को ट्रेन पकड़कर शाम तक लखनऊ हाजिर हो जाती। फिर सोमवार की सुबह इंटरसिटी से कानपुर पहुंचकर सीधे ऑफिस। यही अब तनु की साप्ताहिक दिनचर्या बन गई थी। तनु अब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती, पर व्यस्तता के कारण वह ऐसा कर नहीं पाती थी। इस तरह उसके जीवन में एक अजीब सा एकाकीपन, या यूं कहें कि एक खालीपन सा आ गया था जिसे वह चाह कर भी नहीं भर पा रही थी। दिखने में सुंदर व स्मार्ट होने के कारण ऑफिस में वह सबकी नजरों में चढ़ी रहती। एक दिन उसके एक वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी ने उससे कहा, बेटी, ऑफिस वाले तुम्हारे बारे में तरह तरह की गॉसिप करते हैं। अकेली लड़की के बारे में अक्सर ऐसी बातें तो होती ही रहती है। यदि तुम्हारी शादी हुई होती तो शायद लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें न करते।
तुम्हारी उम्र भी शादी की हो चुकी है। यदि हो सके तो जल्दी से शादी करके सबका मुंह बंद कर दो। राकेश जी की बात सुनकर वह दंग रह गई कि सामने मीठी मीठी बातें करने वाले उसके सहयोगी उसके बारे में कैसे गंदे ख्याल रखते हैं। पर वह नहीं चाहती थी कि अभी शादी के बंधन में बंधे, क्योंकि इसी से बचने के लिए ही तो वह इतनी कष्टपूर्ण जिंदगी जी रही है। पर आखिर होने को कौन टाल सकता है। समय ने करवट बदली और घर में भी शादी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। आखिरकार पापा ने लखनऊ में ही एक सरकारी अधिकार विनोद से उसकी शादी तय कर दी और उससे कहा कि वह चाहे तो उससे मिलकर अपनी पसंद बता दे। बुरी फंसी बेचारी, आखिरकार उसे हाँ करनी पड़ी और शादी की तारीख तय हो गई। मिलने मिलाने के सिलसिले के बाद जब शादी का दिन नजदीक आया तो एक माह की छुट्टी लेकर वह अपने घर आ गई और शादी की तैयारियों में लग गई। घर में खुशी का माहौल था। घर की पहली शादी जो थी। भाई रोशन और बबली तो हमेशा भागते दौड़ते व्यस्त नजर आते थे। घर में जीजाजी आने वाले थे, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। एक दिन तनु के मोबाइल पर विनोद का फोन आया। फोन उठाते ही विनोद की आवाज आई, जल्दी से तैयार हो जाओ तनु, तुम्हारे लिए साड़ियां और गहने खरीदने बाजार चलना है। तनु को एक झटका सा लगा, क्योंकि एक तो विनोद ने शादी तय होने के बाद से एक भी बार फोन नहीं किया और आज पहली बार फोन भी किया, वह भी ऐसे जैसे वह उसकी होने वाली पत्नी नहीं बल्कि आया हो और कपड़े व गहने खरीदकर वह उस पर कोई उपकार कर रहा है। उसे गुस्सा तो बहुत आया, परंतु उसने कुछ कहने के बजाय बस इतना ही कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, तुम तैयार होकर सहारागंज पहुंचो, मैं 1 घंटे में तुम्हें वहीं मिलूंगा। यह कहकर विनोद ने फोन काट दिया। जिस रूखेपन से विनोद ने फोन पर उससे बात की थी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वह कुछ कहने के बजाय जल्दी से तैयार हुई और ऑटो पकड़कर सहारागंज पहुंच गई। विनोद उसे वहीं मिल गया। अकेले में पहली मुलाकात, न कोई औपचारिकता और न ही कोई प्यार भरी बात। तनु को लगा कि विनोद सचमुच रोमांटिक व्यक्ति नहीं है और उसे उसकी पसंद नापसंद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। यह सोचते हुए उसके मन में विनोद के प्रति कड़वाहट भर गई। उसने सोचा कि जब विनोद ऐसा है तो उसके परिवार वाले कैसे होंगे और वह उनके साथ कैसे सामंजस्य बिठा पाएगी। पर अब वह कर भी क्या सकती थी। शादी बिल्कुल करीब थी और वह घर में कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती थी। शादी धूमधाम से संपन्न हुई। मम्मी पापा ने बड़े अरमान से अपनी सारी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी ताकि वर पक्ष को कोई शिकायत न हो। विदाई के वक्त सारा परिवार गाड़ी के आंखों से ओझल होने तक खूब रोया और वह भरे मन से ससुराल पहुंच गई। उसकी सोच के विपरीत उसके ससुराल वालों ने पलकें बिछाकर उसका स्वागत किया और फिर शुरू हुई शादी के बाद की रस्म अदायगी। शादी के पूर्व विनोद से मुलाकात ऐसी कड़वी यादें छोड़ गई थी कि जिससे पार पाना तनु के लिए मुश्किल था। वह दिन भर यही सोचती रही कि पहली मुलाकात से जो प्यार की मिठास घुलनी चाहिए उसने कड़वाहट का रूप ले लिया और करीब आने के बजाय दिलों की दूरियां बढ़ गई थीं। बार बार उसके दिल में यही ख्याल आ रहा था कि जो व्यक्ति उसके आत्मसम्मान का ख्याल नहीं रख सकता उसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता पाएगी। इसी बीच सारी रस्म अदायगी पूरी होते होते काफी रात हो गई और सभी रिश्तेदार चले गए। अब विनोद की भाभी ने तनु को छेड़ते हुए सुहागरात के लिए उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया और अपने कमरे में चली गई। अंदर ही अंदर बेचैन तनु इस उधेड़बुन में थी कि आखिर वह ऐसे शख्स जिसके मन में उसके प्रति जरा सा भी प्यार नहीं है कैसे उसे अपना सर्वस्व सौंप दे। हिंदू परंपरा में शादी के बाद उसके शरीर पर तो अब विनोद का हक था और वह उसे कैसे रोक सकती है। यह सोचते ही उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। इधर विनोद के कुछ दोस्त उसे घेर कर पहली रात को ही सुहागरात की हिदायतें और नुस्खे बता रहे थे। विनोद भी सुहागरात के सपने बुनता हुआ रोमांचित हो रहा था। आखिरकार देर रात को उसके दोस्तों ने उसे कमरे में ढकेल दिया और अपने अपने घर चले गए। विनोद के चेहरे पर तीव्र उत्तेजनाओं का ज्वार स्पष्ट नजर आ रहा था। मन तेजी से कमरे की ओर जाने को बेताब था, किंतु शर्म, संकोच, संयम, पारिवारिक मूल्यों की जंजीरों ने जैसे उसके पांव जकड़ रखे थे।
धीरे धीरे संकोचते हुए विनोद ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। तनु बिस्तर पर सिमटी सी सकुचाई सी बैठी थी, पर उसने मन ही मन एक दृढ़ फैसला कर लिया था। विनोद ने सबसे पहले तनु का घूंघट उठाया और उसका सुंदर चेहरा देखकर बोला, तनु, आज सचमुच तुम बिल्कुल चांद सी लग रही हो। आज से मैं तुम्हें तनु नहीं चंदा कहूंगा और तुम्हें संसार की सभी खुशियां देने का प्रयास करूंगा। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। बोलो, दोगी न मेरा साथ? विनोद के प्रति मन में कड़वाहट लिए तनु को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। विनोद ढेर सारी बातें करता रहा, पर तनु यह सोचने में लगी रही कि आखिर वह विनोद को कैसे सब कुछ कह पाएगी। अचानक विनोद को शरारत सूझी और दोस्तों की सलाह के अनुसार उसने अपना हाथ तनु के कंधे पर रखा और फिर कंधे से नीचे सरकाना शुरू कर दिया। जैसे ही विनोद का हाथ नीचे आया, तनु उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रुको विनोद। यह सुनते ही विनोद को जैसे सांप सूंघ गया। उसने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि सुहागरात के दिन उसे ऐसा सुनना पड़ेगा, परंतु धैर्य से काम लेते हुए उसने पूछा, क्या बात है चंदा? इतना सुनना था कि तनु शुरू हो गई। विनोद, शायद इसके लिए यह समय सही नहीं है, क्योंकि हम अभी तक एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं और ऐसे में मैं अपने आप को तुम्हें सौंप नहीं सकती। आज मैंने एक फैसला लिया है कि हम 1 वर्ष तक जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाएंगे। इस 1 वर्ष के दौरान मैं पूरी तरह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समझने की कोशिश करूंगी और पूरे समर्पण के साथ तुम्हारे हर सुख दुख की साथी बनूंगी और तुम भी मेरे परिवार के सदस्यों के साथ घुलने मिलने का प्रयास करोगे। 1 साल बाद यदि हमारा विश्वास अटूट रहा तो फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, वरना शायद हमारे रास्ते अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसे में मैं अपना सर्वस्व तुम्हें सौंपकर पछतावे में नहीं रहना चाहती, जैसे कोई बदले की भावना से प्रेरित होकर बंदूक की सारी गोलियां दाग देता है और फिर एक लंबी सांस लेता है। ऐसे ही तनु एक ही सांस में सब कुछ विनोद को कह गई। तनु की बातें सुनकर विनोद को काटो तो खून नहीं। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे न कुछ कहते बनता था न ही सुनते। उसने हाथ ऐसे हटाया मानो बिजली का झटका लग गया हो। उस समय उसने कुछ न बोलना ही बेहतर समझा और चुपचाप तकिया उठाकर सोफे पर सोने चला गया। अगले दिन सुबह जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो विनोद की भाभी उन दोनों को छेड़ने लगी, पर दोनों ने बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तनु इन सब बातों को भूलते हुए घर के काम में लग गई और धीरे धीरे वह परिवार के सारे सदस्यों से घुल मिल गई और उस घर को अपना बना लिया, परंतु विनोद के प्रति उसके मन में कड़वाहट वैसी ही बनी रही। दिन में तो सब कुछ ठीक चलता, परंतु रात में न सिर्फ उनके बिस्तरों के बीच बल्कि उनके दिलों के बीच की दूरियां भी साफ नजर आती। विनोद ने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, इसलिए वह दिन भर घर में ही रहता और बच्चों के साथ खेलता रहता। खेल की आड़ में ही वह कभी भी तनु के शरीर से छेड़खानी भी कर देता। हालांकि विनोद के छूते ही उसके शरीर में करंट सा दौड़ जाता, पर वह चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाती। इसी बीच तनु कई बार अपने मायके भी गई और विनोद की भी साथ ले गई। विनोद उसे वहां छोड़ आता, पर वहां ज्यादा देर रुकता नहीं था। वह रोशन व बबली से भी ज्यादा बातें नहीं करता था, बस गंभीर बना रहता था। यहां तक कि मम्मी पापा के साथ भी वह औपचारिक ही बना रहता। 1 से 2 दिन रहने के बाद विनोद आकर उसे वापस ले आता। विनोद का यह व्यवहार भी तनु को पसंद नहीं आया और उसके मन में विनोद के प्रति कड़वाहट और बढ़ती चली गई। इसी बीच छुट्टियां बीत जाने के बाद तनु ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सभी सहकर्मियों ने उसे बधाई दी, पर तनु उन्हें क्या कहती। बस मन से उसने ऑफिस का काम शुरू कर दिया। दिन तो ऑफिस में बीत जाता, पर रात आते ही तनु के मन में कई तरह के द्वंद्व शुरू हो जाते कि कहीं उसने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या उसे अब इस रिश्ते से मुक्ति ले लेनी चाहिए, जिस रिश्ते में उसके पति का उसमें या उसके परिवार के प्रति कोई झुकाव न हो। वह अपने आप से लड़ती रहती, पर वह अपना गम सुनाए तो किसे। जब उसके दोस्त उसकी सुहागरात के बारे में तरह तरह की बातें पूछते और उसे छेड़ते तो तनु बनावटी कहानियां सुनाकर सबको शांत कर देती।
इस दौरान अक्सर विनोद से फोन पर बातें भी होती पर रिश्तों की कड़वाहट इन बातों में साफ नजर आती। इस बीच वह कई बार लखनऊ भी आई और अपने घर जाने के बजाय सीधे ससुराल गई और ससुराल वालों को कभी इसका एहसास नहीं होने दिया कि उसके और विनोद के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वह पूरे समर्पण के साथ अपने सास ससुर की सेवा करती और बच्चों के साथ खेलती। घर के सारे लोग उसके व्यवहार से काफी प्रसन्न थे, पर रात को विनोद के कमरे में आते ही कमरे में शांति छा जाती। विनोद ने भी कभी उसे छूने या उसके बिस्तर पर साथ सोने के लिए जबरदस्ती नहीं की। तनु हमेशा यही सोचती रहती कि जिस तरह से उसने विनोद के परिवार को अपना लिया है, उसी तरह से विनोद भी उसके परिवार को अपना ले और उनके हर सुख दुख में शामिल हो। यही सोचकर उसने विनोद की पसंद नापसंद का पता लगाकर उसके अनुरूप खुद को ढालना शुरू कर दिया। जब उसे पता चला कि विनोद को डांस एवं म्यूजिक बहुत पसंद है, तो उसने ऑफिस के बाद एक डांस एवं म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर ली ताकि वह किसी मौके पर उसे सरप्राइज दे सके। और जल्दी ही वह मौका आ गया। विनोद के चाचा के लड़के की शादी में वह गई और उसने बच्चों के साथ मिलकर खूब डांस व मस्ती की। विनोद को यह सब काफी अच्छा लगा, पर वह हमेशा यही सोचता रहता कि आखिर तनु ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। विनोद का जन्मदिन भी करीब आ रहा था और तनु उसके लिए एक और सरप्राइज की योजना बना चुकी थी ताकि वह विनोद को सरप्राइज दे सके। अपनी योजना के अनुसार जन्मदिन के दिन उसने पहले से ही घर के सारे सदस्यों को लखनऊ के एक रेस्तरां में भेज दिया। विनोद यही सोच रहा था कि तनु ने आज उसे जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी। हर साल घर में भी सभी को उसका जन्मदिन याद रहता है, पर आज सब बिना बताए अचानक चले कहाँ गए। तभी तनु ने विनोद से कहा, विनोद, मेरी सहेली रिया ने मुझे बुलाया है, क्या तुम मुझे उसके घर छोड़ दोगे? क्यों नहीं, चलो। बिना कुछ पूछे विनोद तनु को बाइक पर बैठाकर चल दिया। रेस्तरां आते ही तनु ने विनोद से कहा कि चलो रेस्तरां में कॉफी पीते हैं, यहाँ की कॉफी बड़ी टेस्टी होती है। जब विनोद और तनु कॉफी का ऑर्डर देकर इंतजार कर रहे थे, तभी पीछे से सारे बच्चों ने शोर मचाते हुए विनोद को घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू विनोद चाचा। अब विनोद को समझ आया कि इस तूफान के पूर्व शांति का कारण यह था। अब तक सारा परिवार इकट्ठा हो चुका था, सबने खूब एंजॉय किया। विनोद काफी खुश था। इस घटना से उसके मन में तनु के प्रति प्रेम और बढ़ गया, पर वह यह सोचने लगा कि वह कैसे तनु को खुश करे ताकि उसके मन का द्वेष मिटे और दोनों एक खुशहाल जीवन जी सकें। इस तरह शादी के 6 माह बीत गए, पर तनु अब तक उसके करीब नहीं आई। तनु का जन्मदिन करीब था। विनोद ने भी सोचा कि वह तनु के जन्मदिन पर कानपुर जाकर उसके जन्मदिन को धूमधाम से मनाएगा। यही सोचकर वह बिन बताए जन्मदिन के दिन सुबह ही तनु के घर पहुंच गया और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बोला, आज छुट्टी ले लो तनु, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। जवाब में तनु ने कहा, नहीं विनोद, ऑफिस में काफी काम है और मैं पहले से बताकर भी नहीं आई हूँ, इसलिए ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, पर मैं कोशिश करूंगी कि दोपहर तक सारा काम निपटाकर आधे दिन की छुट्टी ले लूं। अचानक विनोद के कानपुर आ जाने से तनु अचंभित थी और ऑफिस में यही सोचती रही कि कहीं यह विनोद की कोई चाल तो नहीं, क्योंकि वह तो यहाँ अकेले रहती है, इसलिए शायद वह इसका फायदा उठाना चाहता हो। फिर भी अपने वादे के अनुसार वह दोपहर को छुट्टी लेकर घर आ गई और तैयार होकर विनोद के साथ निकल गई। विनोद ने दिन भर घूमने व शाम को डिनर करने के बाद लखनऊ लौटने के बारे में कहा तो तनु ने फौरन हाँ कर दी और खुश होते हुए मन ही मन कहा, चलो अच्छा हुआ, आज तो बच गई मैं। थोड़े ही दिन में सर्दियां शुरू हो गई और रात को स्कूटी चलाने के कारण तनु को ठंड लगने से वायरल फीवर हो गया। जब उसने विनोद को इस बारे में बताया तो वह फौरन कानपुर पहुंचकर तनु को बड़े प्यार से घर ले आया और तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। उसके चेहरे की घबराहट तनु साफ साफ पढ़ सकती थी। उसे यह एहसास हुआ कि विनोद को उसकी चिंता है। उसने अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली और दिन भर तनु के पास ही बैठा रहता और रात को जब सब चले जाते तो वह जाकर सोफे पर सो जाता। विनोद की प्यार भरी देखभाल से तनु जल्दी ठीक हो गई और कानपुर जाने के लिए तैयार हो गई तो विनोद ने कहा,
अभी नहीं, तुम काफी कमजोर हो गई हो, इसलिए थोड़े दिन आराम कर लो फिर चली जाना। इस प्यार भरे अनुरोध को वह टाल नहीं सकी। अगले ही दिन विनोद उसे मम्मी पापा से मिलाने ले गया। इस दौरान तनु ने महसूस किया कि विनोद बबली और रोशन के साथ काफी घुल मिल गया है और उनके साथ काफी हंसी मजाक कर रहा है। दूसरी ओर इस बार मम्मी पापा के साथ भी उसका व्यवहार प्रेम भरा था। तनु विनोद के चेहरे पर यह परिवर्तन साफ देख पा रही थी, परंतु उसने सोचा कि अभी तो सिर्फ 6 माह ही बीते हैं, अभी तो वह पूरे 6 माह विनोद को परखेगी, तभी उसे सच्चे मन से अपनाएगी। 2 दिन वहां रुकने के बाद विनोद रात को तनु को लेकर अपने घर लौट आया। कड़ाके की सर्दी में बाइक चलाने के कारण विनोद को सर्दी लग गई, पर उसने तनु को कुछ नहीं बताया और सोफे पर सोने चला गया। तनु विनोद में आए परिवर्तन को लेकर काफी खुश थी और सुनहरे दिनों के सपने बुनते हुए पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। रात को जोर जोर से कराहने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि विनोद ठंड से कंपकंपाते हुए सिकुड़कर सोफे पर सोया है। यह देखते ही वह घबराकर उठी और विनोद के पास जाकर उसे रजाई ओढ़ाकर बिस्तर पर लाने लगी, तो विनोद ने कहा कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। तनु ने जबरदस्ती विनोद को बिस्तर पर लाकर लिटा दिया और तेजी से उसके पैर सहलाने लगी। पैर सहलाने से भी जब उसके शरीर की कंपन कम नहीं हुई तो वह बिना सोचे समझे विनोद के सीने से लिपट गई और उसे जोर से जकड़ लिया। अचानक मिली नारी देह की गर्मी से विनोद के शरीर की कंपन ठीक हो गई। आराम मिलते ही उसने तनु से अलग होने के लिए उसकी पकड़ ढीली करने को कहा, तो तनु ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उसे जोर से जकड़ लिया और बोली, बस विनोद, तुम्हारे धैर्य का इम्तिहान अब खत्म हुआ, ऐसे ही पड़े रहो बस। अब तक विनोद को आराम मिल चुका था। वह भावुक होते हुए बोला, तनु, बचपन से ही मैं संकोची स्वभाव का हूँ, मुझे कभी लड़कियों से बातें या दोस्ती करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। यही कारण है कि मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार के सदस्यों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाया, परंतु जब तुमने मेरे परिवार को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखा, तो मैंने सोचा कि जब तुम मेरे लिए इतना बदल सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं बदल सकता। यही सोचकर मैंने अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। बचपन से मैंने सदैव ही आगे रहते हुए सभी कार्य किए थे और आगे रहने की इसी होड़ के चलते मुझे किसी की भावनाओं को समझने का मौका नहीं मिला और इसलिए तुम्हारे जज्बातों को न समझने की भूल कर बैठा। वैसे तनु, मैं तुम्हें कभी इग्नोर करना नहीं चाहता था। विनोद के स्वर में एक पश्चाताप मिश्रित दुख का भाव था जिसे तनु ने बखूबी पढ़ लिया। फिर वह तनु की आंखों में झांकते हुए बोला, तनु, अभी कम से कम 6 महीने और तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। उसकी बातें सुनकर तनु अपनी आंखों में शरारत लिए विनोद के गालों को चूमते हुए बोली, तनु नहीं, चंदा, तभी तो आपकी चंदा कह रही है कि आपने अपना इम्तिहान वक्त से पहले ही डिस्टिंक्शन के साथ पास कर लिया है और इनाम के हकदार बन गए हैं। सच कहूं विनोद, तनु ने सकुचाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारे शादी के पहले के इग्नोरेंस की अपेक्षा बाद की दूरी बहुत खली। पिछले 6 महीने में हर रात मैंने भी एक परीक्षा दी है। हर रात एक ही प्रश्न ने मेरी नींद उड़ा दी थी। कौन सा प्रश्न चंदा? विनोद के चेहरे पर प्रश्न मिश्रित आश्चर्य के भाव थे। तनु ने कहा, यही कि मैंने जो अनोखी शर्त रखी है वह सही है या गलत? यह कहकर विनोद की चंदा विनोद से लिपट गई। अब उनके जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अनोखी शर्त अब जीवन के अनोखे आनंद में जैसे खोसी गई थी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।